नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञानी पर मैं आपको आज अपने ही कंटिन्यूअस वीडियोस पर चल रहा है हमारा एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। इससे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में हमने इंट्रोडक्शन कराया और इंट्रोडक्शन कराने के बाद न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी के बारे में। हमने जाना था कि न्यूरॉन्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि उनमें रेस्पॉन्स और वो स्टिमुलेशन के प्रति रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं और स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट होने की वजह से उनमें जो एक्साइटेबिलिटी होती है, ये प्रॉपर्टी की वजह से उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और वो एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और वो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है और जो वोल्टेज है वो किस तरीके से काम करती है, कौन अंदर आता है, सोडियम कैसे अंदर आता है, पोटेशियम क्यों बाहर निकलता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में इम्पल्स जो है कैसे ट्रेवल करती है, एक्शन पोटेंशियल उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और फिर उससे बाद नेक्स्ट न्यूरॉन या किसी भी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी भी इफेक्टिव ऑर्गन तक जो सिग्नल जाते हैं, वहाँ तक उस सिग्नल्स को पहुँचाने के लिए, उस न्यूरॉन्स को ट्रेवल कराने के लिए, उस इम्पल्स को ट्रेवल कराने के लिए एक्शन पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। ये एक्शन पोटेंशियल इज द एक्टिव स्टेट ऑफ द न्यूरॉन टू द रिले द इंफॉर्मेशन बाय द न्यूरॉन। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज है जिसमें किसी भी डेंड्राइट्स के थ्रू कोई स्टिमुलेशन मिलता है और उसके जो सेल बॉडी है वहाँ से एक्शन पोटेंशियल उसका जनरेट होता है। और एक्शन पोटेंशियल उसके एक्सॉन हेलॉक से होता हुआ उसके पूरे एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है और एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे किसी न्यूरॉन्स के जो सिनेप्स बना हुआ है वहाँ से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में इम्पल्स जो है जाती रहती है। तो इस एक्सॉन के अंदर जो इम्पल्स ट्रेवल करती है, ठीक है, इसके बारे में होता है एक्शन पोटेंशियल कैसे उसमें जनरेट होता है। तो वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक्सॉन के अंदर, जो कि एक्सॉन हिलॉक से स्टार्ट होता है, उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि एरिया वाइज जो है डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है। क्या होता है डीपोलराइजेशन? पहले डीपोलराइजेशन होगा, फिर उस एरिया से ए, मान लो ये एरिया ए है, ये जो एरिया है ये ए एरिया है, ये ए एरिया है, फिर इसके बाद ये जो है बी एरिया है, ये जो है सी एरिया है। तो ए एरिया जब डीपोलराइज हुआ, फिर उसके बाद जो है बी एरिया जो है डीपोलराइज हुआ, फिर उसके बाद सी एरिया जो है डीपोलराइज हुआ, और उससे पहले वाला जो है वो रेस्टिंग में चला गया और वो रिपोलराइज हो रहा है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी को हम इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो इसमें इस तरीके से एक जो मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसमें कई सारी जैसे जो टर्मिनोलॉजी थी, एक एक करके हम टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। जैसे कि थ्रेशोल्ड पॉइंट, वोल्टेज, ठीक है, जो कि मिली वोल्ट में लिखते हैं, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और हाइपर पोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेट, पोटेशियम आयन आउट और सोडियम आयन इन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसमें ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्शन पोटेंशियल को दर्शा रहा है कि कैसे डीपोलराइजेशन होता है, फिर रिपोलराइजेशन होता है। ये जो डीपोलराइजेशन होने की जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना। और ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ये प्रॉपर्टी दर्शाती है कि कोई भी सेल किस तरीके से एक्साइटेड हो सकती है। ठीक है, जो एक्साइटेड होगी सेल उसमें क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है इससे इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड में ट्रेवल करती है। जब ये ट्रेवल कर रही होती है, जहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उस एरिया में वहां पर इम्पल्स प्रेजेंट होती है। और जैसे ही ये इम्पल्स जब आगे ट्रेवल करनी होती है तो एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट एरिया में या नेक्स्ट इंटरनोड पर क्या होगा, जनरेट होगा और पहली वाला जो है रीस्टोरिंग में चला जाएगा। तो जब आगे वाले में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इसी तरीके से ये एक्शन पोटेंशियल आगे जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि जनरेट होता जाएगा और इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड पर जंप करती जाएगी और इम्पल्स आगे न्यूरॉन्स में ट्रेवल करेगी। इस पूरे प्रोसेस में
जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और जो फायरिंग लेवल है जो कि मिली वोल्ट में दिखाया जा रहा है, ये क्या होता है, यानी कि जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, पोटेंशियल क्या चीज है, आइए इन सारे टर्मिनोलॉजी को एक एक करके जानते हैं। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी है आपकी पोलराइजेशन, ठीक है। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी है डीपोलराइजेशन, फिर उसके बाद है रीपोलराइजेशन, फिर उसके बाद आपका एक्शन पोटेंशियल, फिर उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और आपका फायरिंग या थ्रेशोल्ड पॉइंट, ये क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर कोई भी जो सेल है, और ये सेल कैसी होगी, जिसमें एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसी सेल जिसमें एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, उस सेल के अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, तो उस सेल के अंदर कुछ आयंस होंगे, ठीक है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इस तरीके से आयन का कंसंट्रेशन, एक तो वो सेल के अंदर यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, और एक हुआ सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो ये जो आयंस हैं, सेल के अंदर वाले आयंस और बाहर वाले आयंस का जो कंसंट्रेशन है, उसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब है कि अंदर जो है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर है उसमें पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। एज कंपेयर टू सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अगर देखी जाए तो सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है। वहीं अगर कैल्शियम भी देखा जाए तो कैल्शियम भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा पाया जाता है और अंदर जो है इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। वहीं दूसरी तरफ क्लोराइड आयन अगर देखा जाए तो सेल के अंदर क्लोराइड आयन ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि सेल के बाहर देखने को अगर देखें ओवरऑल तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, ठीक है, और वहीं अगर सेल के अंदर देखा जाए तो जो पॉजिटिव आयन है वो एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम है। ये जो डिफरेंस है, यही जो डिफरेंस है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव आयन ज़्यादा होने की वजह से और अंदर का जो पॉजिटिव है वो कम होने की वजह से एक चार्ज जनरेट हो जाता है, एक पोलर बन जाता है। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उसके बाहर पॉजिटिव आयन आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सेल के अंदर एज कंपेरेटिवली कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अंदर से सेल कैसी रहती है, नेगेटिव चार्ज रहती है, और बाहर से पॉजिटिव चार्ज रहती है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पोल बना है, जैसे होता है साउथ नॉर्थ पोल, इस तरीके से जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो पोल बना है, इसी को बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन कंडीशन को ही हम, कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, जबकि कि कंसंट्रेशन ऐसा नहीं कि सोडियम अंदर नहीं है, सोडियम बाहर भी है, पोटेशियम बाहर भी है, अंदर भी, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव आयन यानी कि पोलराइजेशन जनरेट कर रहा है, ठीक है। किसको जनरेट कर रहा है, पोलराइजेशन को। तो अंदर सेल मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होती है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है, इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पर पोलराइजेशन।
अब इस पोलराइजेशन की वजह से जो ये सेल, जब तक इसको कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई स्टिमुलेशन नहीं मिला है, तब ये अपनी रेस्ट कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। तो रेस्ट कंडीशन में जो पोलराइजेशन है उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जब रेस्ट में मेम्ब्रेन हो, ठीक है, और उसका जो पोटेंशियल है, यानी कि जो डिफरेंस है अंदर के आयन का कंसंट्रेशन और बाहर के आयन के कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है, उसको हम मिली वोल्ट में नापते हैं। किसमें नापते हैं? मिली वोल्ट में। जो कि मसल्स के केस में -90 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, और वहीं न्यूरॉन्स के केस में ये -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। -70 मिली वोल्ट नर्व फाइबर में, और स्केलेटल मसल्स में -90 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन था सेल के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ, अंदर से जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसकी वजह से ये जो पोलराइजेशन कंडीशन बनी है, और जब सेल रेस्ट कंडीशन में है तो इससे बनता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें ये पोटेंशियल है, इसको दर्शाते हैं हम मिली वोल्ट से। ठीक है, कि कितना डिफरेंस है चार्ज में? -90 मिली वोल्ट। ये किसके लिए है? मसल्स के लिए। और अगर यही नर्व सेल्स के लिए होता तो -70 मिली वोल्ट होता। अब जब ये जो पोलराइज्ड कंडीशन है, जब ये टूटती है, यानी कि किसी भी सेल उस स्टिमुलेशन मिले, यानी कि मसल्स को या नर्व फाइबर्स को, नर्व फाइबर हो या मसल्स को, जब कोई स्टिमुलेशन मिलना है, कोई भी स्टिमुलेशन मिलना है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो चैनल्स रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, कुछ चैनल बने रहते हैं। वो चैनल्स होते हैं आयन चैनल्स, है ना। ये जो आयन चैनल होते हैं, इन आयन चैनल्स के थ्रू जो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये सब जो है आयंस अंदर बाहर जाने के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन ये चैनल्स जो होते हैं, ये भी अलग अलग तरह के, 4 तरह के पाए जाते हैं। इसमें कुछ जो 4 तरह के अलग अलग जो चैनल्स हैं, अभी उनके बारे में बात करेंगे। ये जो चैनल्स होते हैं, इनके थ्रू आयन अंदर और बाहर जा सकते हैं। जब स्टिमुलेशन मिलता है तो सोडियम आयन जो है अंदर इनफ्लक्स होता है, यानी कि सोडियम आयन अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अगर किसी पॉजिटिव में नेगेटिव आयंस में पॉजिटिव को ऐड करेंगे, यानी कि सोडियम में एक पॉजिटिव आयन होता है, तो इस तरीके से धीरे धीरे जब पॉजिटिव इसमें ऐड होता जाएगा तो नेगेटिविटी क्या होगी? इसकी नेगेटिव चार्ज में कम होता जाएगा। तो ये जो कम होने की जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब इस डीपोलराइजेशन को करने के लिए होता क्या है? चैनल्स मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो चैनल्स की बारे में बात अगर हम करें तो चैनल्स जो हैं, आयन चैनल, आयंस चैनल, ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के आयंस चैनल होते हैं। पहला आयन चैनल होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। दूसरे होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल वोल्टेज पर ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, हर एक के लिए। जैसे सोडियम के लिए अलग अलग पोटेंशियल रहेगा, ठीक है ना, चैनल खुलने के लिए,
क्लोराइड के लिए अलग रहता है, कैल्शियम के लिए अलग रहता है, पोटेशियम के लिए अलग रहता है। ठीक है, तो वो वोल्टेज जैसे जो वोल्टेज मिलेगी उसी पर खुलेगा। और ये जो चैनल होते हैं गेट की तरह होते हैं, जब गेट को जरूरत पड़ेगी उस वो पोटेंशियल जब उस समय पर सेल का रहेगा, अंदर का जो कंसंट्रेशन है आयंस का, जब उस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, तब उस कंडीशन में उसका चैनल्स खुलेगा या फिर क्लोज हो जाएगा, ये कंडीशन रहती है। लीगेंड गेटेड चैनल जो रहते हैं वो क्या रहता है कि ये जो चैनल्स होते हैं ना प्रोटीन के बने रहते हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का एक रिसेप्टर्स पाया जाता है ना। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर पर चाहे हार्मोन, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो, या कोई मेडिसिन हो, ड्रग हो, या कोई केमिकल सब्सटेंस हो, ठीक है, कुछ भी, इन सब को कॉमनली क्या बोला जाता है, लीगेंड बोला जाता है। जब वो लीगेंड आकर अटैच होता है तो इसके ओपन और क्लोज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ऐसे चैनल्स को बोलते हैं लीगेंड गेटेड चैनल। एक होता है आपका ऑलवेज ओपन चैनल, एक होता है ऑलवेज ओपन चैनल, ठीक है, ये तीसरे टाइप का होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं इसमें, सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये ऑलवेज ओपन चैनल है जो कि हमेशा कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, जिसमें सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर आते रहेंगे। ये हमेशा जो है क्लोज और ओपन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक सोडियम पोटेशियम पंप रहता है जो ऑलवेज ओपन रहता है। तीसरा चौथा टाइप का एक और होता है प्रेशर गेटेड चैनल रहते हैं, प्रेशर गेटेड चैनल्स रहते हैं। जब प्रेशर पड़ता है सेल्स के पर किसी भी प्रकार से, ठीक है, तो उसकी वजह से ओपन होने आना या अंदर का जो कंसंट्रेशन है उसका बढ़ जाना, या बाहर के कंसंट्रेशन का जो है आइसोलेशन हो जाना, या टॉनिक जैसे किसी सबटॉनिक और आइसोटॉनिक ऐसा जो रहता है। तो किस तरह का प्रेशर पड़ रहा है, अगर सेल पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है और अंदर जो है मटेरियल ज़्यादा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ रहा है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जब अगर बढ़ने लगा तो उस कंडीशन में प्रेशर की वजह से चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, आयंस को कम करने के लिए। तो कुछ चैनल्स कैसे रहते हैं, प्रेशर गेटेड चैनल्स रहते हैं, ठीक है, जो प्रेशर मिलने पर ओपन या क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो होता क्या है, तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किस सेल की रहेगी, एक्साइटेड सेल की, किसकी, एक्साइटेड सेल, जिसमें एक्साइटेड होने की प्रॉपर्टी होगी। और ये प्रॉपर्टीज मिलती किस में है, दो तरह की सेल्स में, एक नर्व सेल्स में और एक स्केलेटल सेल यानी कि, या स्मूथ मसल सेल यानी मसल सेल्स में, ठीक है, मसल सेल में और नर्व सेल्स में। इन दो तरह की सेल्स को एक्साइटेड सेल्स बोला जाता है। इनमें प्रॉपर्टीज होती है, इनमें चैनल्स पाए जाते हैं, अभी चैनल्स के बारे में बताया, ठीक है। आयन चैनल्स मिलते हैं, आयन चैनल्स के थ्रू जो है आयन का अंदर बाहर आना जाना रहता है, जिसमें आयंस के बारे में मैंने बताया कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन। पोलराइज्ड कंडीशन होती है कि अंदर से नेगेटिवली चार्ज रहेगी मेम्ब्रेन और बाहर से जो है पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, ये पोलराइज्ड कंडीशन बताई। तो जब इसको स्टिमुलेशन मिलता है, ऐसी एक्साइटेड सेल को क्या मिलेगा, कोई स्टिमुलेशन मिलता है। जब कोई स्टिमुलेशन मिलता है तो सोडियम का क्या होता है, इनफ्लक्स होता है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है। सोडियम बाहर से अंदर की तरफ एंटर करता है, जिससे धीरे धीरे पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। इस पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ने से होता क्या है कि जो -90 मिलीवोल्ट जो कि मसल्स के लिए था और -70 मिलीवोल्ट नर्व फाइबर के लिए, अगर हम यहाँ बात करें नर्व फाइबर के बारे में एक्शन पोटेंशियल, तो जब -70 मिलीवोल्ट में, जो कि इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, जब इसमें पॉजिटिव सोडियम आयन का जब ऐड होने लगेगा तो धीरे धीरे 70 से घटकर 60 पर पहुंचेगा, फिर ये घटकर पहुंचेगा आपका 60 से 55 पर पहुंचेगा। तो जैसे ही -55 मिलीवोल्ट पर पहुंचता है तो ये इसका
एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, जिसमें थ्रेशोल्ड पॉइंट का मतलब है कि जैसे ही -55 मिली वोल्ट होगा, ठीक है, पोटेंशियल, तुरंत ही सोडियम चैनल जितने भी होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सारे के सारे खुल जाएंगे, ठीक है। सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, इसमें खुलने लगेंगे, अचानक से सोडियम चैनल क्या होने लगेंगे, ओपन हो जाएंगे, जिससे सोडियम का इनफ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एकदम से सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ जाएगा। इस सोडियम के इनफ्लक्स की बढ़ने की वजह से जो एक पॉइंट में यहां से मिला -55 मिली वोल्ट पर, ठीक है, यहां से अचानक से सोडियम के इनफ्लक्स होने की वजह से सेल के अंदर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाने की वजह से, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। और वहीं एज कंपेयर टू बाहर नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। इस पॉजिटिव आयन के बढ़ जाने की वजह से अंदर और बाहर नेगेटिव, तो ये जो पोलराइज्ड कंडीशन कैसी थी कि अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अब ये क्या उल्टा हो गया, ठीक है, अभी अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गया। इसी कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पर डीपोलराइजेशन, यानी कि जो पोलराइज्ड कंडीशन थी वो खत्म हो गई, अब डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन कंडीशन में क्या होता है, सोडियम का इनफ्लक्स, सोडियम का इनफ्लक्स, ठीक है, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, ये कब तक होता रहेगा, कब तक सोडियम अंदर आता रहेगा, इसके लिए भी जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वोल्टेज गेटेड चैनल, वो वोल्टेज गेटेड चैनल में जब +35 मिली वोल्ट पर पहुंचेगा, ठीक है, जब ये इसका जो कंसंट्रेशन है अंदर जाते जाते +35 मिली वोल्ट पर पहुंचेगा, तब ये सोडियम चैनल यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड, ठीक है। जब सोडियम आर क्लोज्ड हो जाएंगे +30 मिली वोल्ट पर, वही +30 मिली वोल्ट ट्रिगर करेगा किसको, पोटेशियम चैनल्स को, तो पोटेशियम चैनल्स का क्या हो जाएगा, वो ओपन शुरू हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम चैनल्स क्या होने लगे, इस पॉइंट पर आने के बाद पोटेशियम चैनल्स आर ओपन, तो पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है, जहां से पोटेशियम चैनल ओपन होने लगेंगे सोडियम चैनल क्लोज होंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं, वहां से लेकर जब जैसे नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, ठीक है, ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि अब पोटेशियम जो है बाहर की तरफ जा रहा है, अब यहां से क्या है, पोटेशियम जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है, पोटेशियम चैनल खुल गए, और पोटेशियम के बाहर निकलने की वजह से या पोटेशियम लीकेज की वजह से जो अंदर का जो पॉजिटिव कंसंट्रेशन था, जो बढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, यानी कि सारा का सारा जो पोटेशियम है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा, जिससे अंदर का आयन का कंसंट्रेशन, पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, यानी कि जो पोलराइज्ड कंडीशन थी फिर से वो अचीव हो जाएगी। पोलराइज्ड कंडीशन क्या थी कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, ये पोलराइज्ड कंडीशन थी, ये पोलराइज्ड कंडीशन थी, तो ये अचीव करने के लिए, यानी कि री मतलब जैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है या रीजनरेशन होता है, तो मतलब जो चीज़ पहले थी उसको फिर से दोबारा रिक्रिएट किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो पोलराइज्ड कंडीशन थी उसको फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम रीपोलराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, इफ्लक्स, इफ्लक्स, ठीक है, यहाँ इनफ्लक्स, यहाँ इफ्लक्स, ठीक है, पोटेशियम का क्या हो रहा है, इफ्लक्स, यानी बाहर की तरफ निकल रहा है। अब पोटेशियम रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर निकलता है, तो ये जो पोटेशियम की जो लीकेज हो रही है बाहर निकल रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन, अब क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल, इस फिनोमेना को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि सोडियम का अचानक से अंदर की तरफ सेल में जाना और फिर बाहर निकलना पोटेशियम का, ये क्या कहलाता है, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना। ये जब पोटेशियम बाहर निकल रहे होते हैं, लीकेज हो रहे होते हैं,
तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट, जब ये वहां पर पहुंचता है तो ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, क्लोज्ड होते हैं। पोटेशियम चैनल्स क्लोज्ड होते हैं लेकिन स्लोली होते हैं, ठीक है। क्लोज्ड होना शुरू होते हैं, स्लोली होने की वजह से क्या होता है कि पोटेशियम चैनल्स के स्लोली क्लोज होने की वजह से थोड़ी से पोटेशियम आयन ज्यादा निकल जाते हैं, जिससे सेल जो है हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है, सेल हो जाती है हाइपर पोलराइज। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि जो कंडीशन थी हाइपर पोलराइजेशन, जो कंडीशन थी पोलराइजेशन, जो कंडीशन थी पोलराइज कंडीशन क्या थी, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर से पॉजिटिव और अंदर से नेगेटिवली चार्ज, ये पोलराइज कंडीशन थी। इसी पोलराइज कंडीशन में अंदर ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाए, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो पोटेशियम है जो लगातार लीकेज हो रहा था वो ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि स्लोली क्लोज हो रहा है, स्लोली क्लोज होने की वजह से ज़्यादा पोटेशियम अगर बाहर निकल जाए तो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस कंडीशन को या इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब समझते हैं आपका ये सारी चीजों को। तो जो -70 मिली वोल्ट आपका ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट थी, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो लाइन है ये -70 मिली वोल्ट, ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। किसका, नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स में अलग होता है और मसल सेल्स का अलग होता है। मसल सेल्स का -90 होता है। जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ पर इसको स्टिमुलेशन मिला। क्या मिला, इसको स्टिमुलेशन मिला। जैसे स्टिमुलेशन मिला तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली स्टेज में सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू होगा। ये इन्फ्लक्स कब तक चलेगा, जब तक ये थ्रेशोल्ड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंचेगा रैपिडली डीपोलराइजेशन होगा। रैपिड डीपोलराइजेशन का मतलब है सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा रैपिडली। कैसा होगा, रैपिडली, रैपिडली होगा। और रैपिडली ये जो डीपोलराइजेशन हो रहा है इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी, यानी कि सेल जो है एक्साइटेड हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्साइटेड हो जाएगी। ये +35 मिली वोल्ट, ठीक है ना, +35 मिली वोल्ट पर पहुंचते ही क्या होने लगेगा, जैसे +35 मिली वोल्ट होगा, यहाँ पर जो सोडियम आयन चैनल्स थे वो हो जाएंगे क्लोज्ड, यहाँ पर वो क्लोज्ड हो जाएंगे। और जो पोटेशियम चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम की लीकेज शुरू होगी और फिर से पोलराइज्ड कंडीशन को फिर से अचीव करने के लिए रीपोलराइजेशन होने लगेगा। तो यहाँ पर रीपोलराइजेशन होगा, जिसमें क्या होगा, पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स होगा, यानी कि पोटेशियम आयन बाहर आने लगेंगे। ये पोटेशियम आयन अपने थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंचते ही क्या होने लगेंगे, जितने पोटेशियम आयंस हैं, चैनल्स हैं, वो क्लोज होने लगेंगे। पोटेशियम आयन का तुरंत ही बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इस बाहर बंद होने का जो प्रोसेस है, चैनल्स के क्लोज होना, ये स्लोली हो रहा है। इस वजह से कुछ पोटेशियम के ज़्यादा निकलना है, जिनकी वजह से ये हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। ये हाइपर पोलराइज्ड कौन होगी, मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। इसी मेम्ब्रेन में क्या हो रहा था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, अभी कैसी हो गई, ये हाइपर पोलराइज्ड हो गई। इसी फिनोमेना को हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल्स। इसी एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ पर एक एरिया में, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक में स्टार्ट हुआ, एक्सॉन हिलॉक में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का मतलब है कि जो प्लाज्मा, जो एरिया है यहाँ पर हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक, वो क्या हुआ, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन पहले कैसी थी, पोलराइज, अंदर से नेगेटिव चार्ज, बाहर से पॉजिटिव चार्ज। ये जो डीपोलराइजेशन था, ये जो पोलराइज कंडीशन थी वो डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट हुई, और ये डीपोलराइजेशन जो है इस एरिया में बढ़ने लगा, यानी कि ये डीपोलराइज हुई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। यहाँ पर जो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है, ये सोडियम इस प्लाज्मा जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर, सेल के अंदर जो मूव करता रहता है,
सोडियम, ये जो सोडियम का अंदर जो मूव करना है, सोडियम जो अंदर मूव करेगा तो अंदर से क्या रहेगा कि ये अंदर जो सोडियम बढ़ रहा है तो जहां पर ओपन रहेगी वहां से जब आयन जो है बाहर कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि यहाँ से पहले इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड पे क्या करेगा, जंप करेगा। यानी कि इम्पल्स जो है यहाँ से यहाँ पर इस एरिया से दूसरे एरिया में क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा सोडियम के उसके एक्सॉन्स के अंदर ही। कोई अलग से सेल नहीं है, सेल के बीच में मेम्ब्रेन नहीं है, इसी सेल के अंदर सोडियम ट्रेवल कर रहा है जो कि ज्यादा कंसंट्रेशन था। इसके ज्यादा कंसंट्रेशन करने की वजह से यहाँ जो नेगेटिवली चार्ज थी अंदर से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर से जो पॉजिटिव है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे यहाँ से ये सोडियम जो है ट्रेवल करके आगे आया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस यहाँ पर इस एरिया में पहले एरिया ए फिर एरिया बी, ये एरिया ए था ये एरिया बी, तो ये बी एरिया जो है क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ये एक इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड पे इस तरीके से जंप होता रहता है, ठीक है, एक इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड पे इस तरीके से जंप करता है। तो ये जो जंप चलता रहता है इस कंडीशन में, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे जनरेट होता रहता है। तो इम्पल्स जो इम्पल्स है वो एक इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड, एक दूसरे इंटरनोड तीसरे इंटरनोड, इस तरीके से पूरे के पूरे एक्सॉन में ट्रेवल करती है। इसी कंडीशन में जो इम्पल्स है वो ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ती जाती है, इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल्स। और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन जो है इम्पल्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जाती रहती है, ठीक है। ये और इसमें यहाँ पर याद रखने वाली चीज है फायरिंग लेवल जो है, ये फायरिंग लेवल को ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, जो कि कितना है इसमें -55 मिलीवोल्ट, और अगर एक्शन स्केलेटल मसल्स का देखें तो -75 मिलीवोल्ट, और एंड ऑफ द डीपोलराइजेशन +30 मिलीवोल्ट पर एंड ऑफ डीपोलराइजेशन। एंड ऑफ डीपोलराइजेशन होता है जब सोडियम चैनल्स जो है क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल क्लोज ओपन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एंड ऑफ द डीपोलराइजेशन, जहां से रिपोलराइजेशन शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक इम्पल्स जो है दूसरे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को चली जाती है, और न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्सॉन्स में किस तरीके से इम्पल्स जो है ट्रेवल कर रही है, मैंने आपको पूरा डिटेल में सारी टर्मिनोलॉजीज को क्लियर किया, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक अपना रीजनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर, कि किस तरीके से रीजनरेट होती है नर्व फाइबर, और रीजनरेशन की पावर कहाँ होती है, उसमें क्या उसके क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, किस तरीके से इंजरी होती है। फिर उसके बाद ग्लियल सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।